एक फ्रांसीसी पनडुब्बी पर सवार सोनार ऑपरेटर ने अचानक पास में एक अज्ञात परमाणु पनडुब्बी की मौजूदगी का पता लगाया। हैरानी की बात यह थी कि ये पनडुब्बी 4 ब्लेड वाले प्रोपेलर से लैस थी। ये डिजाइन सोवियत युग की डेल्टा क्लास पनडुब्बियों के लिए ही खास था, जिनमें से आखिरी पनडुब्बी को दशकों पहले सेवा मुक्त कर दिया गया था। भला ऐसी कोई पनडुब्बी यहां कैसे आ सकती थी? 4 कमांडो तेजी से अपने मिलने की जगह यानी रॉन्डेवू पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे और बाकी क्रू के लगातार दबाव में आकर सोनार ऑपरेटर ने जल्दबाजी में एक अंदाजा लगाया। शायद ये और कुछ नहीं बल्कि एक व्हेल थी। ये मानकर कि खतरा टल गया है, कैप्टन ने तुरंत पनडुब्बी को मिलने की जगह पर सतह पर आने का आदेश दे दिया। हालांकि जैसे ही वे कमांडो के तैर कर आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं पनडुब्बी जिसे सोनार ऑपरेटर ने व्हेल समझकर नजरअंदाज कर दिया था, उसने अचानक एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा। ये खबर मिलते ही कैप्टन को तुरंत एहसास हो गया कि उनकी स्थिति का पता चल गया है, और इससे भी बुरी बात यह कि दुश्मन ने शायद ये जानकारी पास के किसी ईरानी क्रूजर को भेज दी है। हालांकि जैसे ही वे आपातकालीन युद्ध तैयारी की मुद्रा में आए और जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी करने लगे, पास के ईरानी क्रूजर से एक कुकू हमलावर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और सीधे उनकी जगह के ऊपर आ गया। उसने तुरंत अपना सोनार एरे पानी में उतारा, तेजी से पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाया और फिर ठीक उनके सिर के ऊपर मंडराने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कई टॉर्पीडो गिराए, जिसके परिणाम स्वरूप हुए धमाकों से पनडुब्बी लहरों के नीचे बुरी तरह हिल गई। गंभीर स्थिति को भांपते हुए कार्यकारी अधिकारी ने कैप्टन से तुरंत पीछे हटने और 6 घंटे बाद कमांडो टीम को वापस लाने के लिए लौटने का आग्रह किया। हालांकि पीछे हटने के बजाय कैप्टन ने क्रू के एक सदस्य को एक हाथ से चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर लाने का आदेश दिया और फिर पनडुब्बी को पूरी तरह से सतह पर आने का हुक्म दिया। वो खुद पनडुब्बी के बाहरी हिस्से पर चढ़ गया, रॉकेट लॉन्चर को कंधे पर रखा और ऊपर मंडरा रहे कुकू हेलीकॉप्टर को मार गिराने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही कैप्टन ने हेलीकॉप्टर पर ट्रिगर दबाया, उसे पता चला कि रॉकेट लॉन्चर का सेफ्टी मैकेनिज्म जाम हो गया था, जिससे फायर करना नामुमकिन हो गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, कैप्टन के पीछे तैनात क्रू सदस्यों ने तुरंत जवाबी हमला किया, जिससे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी में बचने के लिए पैंतरा बदलना पड़ा। रॉकेट लॉन्चर का सेफ्टी मैकेनिज्म पूरी तरह से जाम हो जाने के कारण कैप्टन के पास जोखिम उठाने और एक क्रू सदस्य को सीधे जाम हुए सेफ्टी कैच पर ही फायर करने का निर्देश देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ठीक आखिरी पल में जैसे ही हेलीकॉप्टर मुड़ा और उनकी तरफ वापस उड़ने लगा, कैप्टन आखिरकार रॉकेट फायर करने में कामयाब हो गया। इस बीच सोनार ऑपरेटर ने पता लगाया कि चारों कमांडो आखिरकार तैर कर आ गए थे। उसने तुरंत उन्हें अंदर लेने के लिए 2 टॉर्पीडो ट्यूब खोल दिए, जिससे बचाव अभियान हालांकि कुछ दिल दहला देने वाले पलों के साथ बिना किसी जानमाल के नुकसान के पूरा हो गया। हालांकि फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर लौटने पर अभियान के दौरान सोनार ऑपरेटर के गलत अनुमान, जिसकी वजह से सेना को लगभग पूरी पनडुब्बी गंवानी पड़ जाती, के गंभीर परिणाम हुए। न केवल कर्नल ने सोनार ऑपरेटर को उसके काम से हटा दिया, बल्कि दोनों कैप्टनों को भी एडमिरल से कड़ी फटकार सुननी पड़ी। फिर भी बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने नौसेना को ग्रेट बियर के खिलाफ प्रतिरोधक अभियान चलाने के लिए परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का सीधा आदेश दिया था। नतीजतन उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका देने के लिए एडमिरल ने उनकी तय छुट्टी रद्द करने का फैसला किया। उसने कैप्टन को परमाणु पनडुब्बी फॉर्मिडेबल की कमान संभालने और 3 महीने के गश्ती अभियान के लिए एक बार फिर समुद्र में उतरने का काम दिया। इस बीच कार्यकारी अधिकारी को उनके मूल जहाज पनडुब्बी टाइटन की कमान संभालने का काम सौंपा गया, ताकि वो आगे के आदेशों का इंतजार करते हुए फॉर्मिडेबल के लिए एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा जहाज के तौर पर काम कर सके। इस बीच 4 लीफ परमाणु पनडुब्बी के मूल का पता लगाने के लिए दृढ़ निश्चयी सोनार तकनीशियन चुपके से कर्नल के दफ्तर में घुस गया। कर्नल के कुछ ही देर पहले टाइप करने की आवाजों को समझने के लिए अपनी बेहतरीन सुनने की क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने बड़ी आसानी से ठीक वही टेक्स्ट दोबारा बना लिया जो कर्नल ने टाइप किया था। उसने कर्नल के कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक कर लिया और उसमें स्टोर किया गया सोनार सिग्नेचर डेटा निकाल लिया। फिर वो चुपके से नेवी के आर्काइव में घुस गया और सोवियत संघ की पुरानी डेल्टा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का सोनार सिग्नेचर ढूंढने के बाद उसे पता चला, ठीक जैसा उसे शक था, कि ये 4 लीफ सबमरीन से पूरी तरह मेल खाता है। इससे यह पता चला कि डेल्टा को असल में सेवा मुक्त यानी डीकमीशन नहीं किया गया था, बल्कि उसे द ग्रेट गूज यानी रूस ने जानबूझकर कहीं छिपा के रखा था। वो तब तक छिपी रही जब तक कि बाकी सभी देशों ने अपने डेटाबेस से उसके रिकॉर्ड हटा नहीं दिए, और ठीक उसी समय वो भूत की तरह फिर से सामने आ गई। इससे ये समझ में आया कि उसने पहले गलत अंदाजा क्यों लगाया था। कर्नल इन नतीजों से बहुत हैरान थे। उन्होंने न सिर्फ उस तकनीशियन को तुरंत उसके पुराने पद पर वापस रख लिया, बल्कि उसे न्यूक्लियर सबमरीन इंट्रेपिड पर अपनी सेवा जारी रखने का काम सौंपा।
हालांकि जब वो टेक्नीशियन इंट्रेपिड पर ड्यूटी के लिए पहुंचा तो उसे एक अप्रत्याशित हैरानी का सामना करना पड़ा। सबमरीन का नया नियुक्त कैप्टन उसका पुराना कमांडिंग अफसर कैप्टन ग्राहम था। ऐसा नहीं था कि कैप्टन उसे अपने क्रू में नहीं रखना चाहते थे, बल्कि ये देखते हुए कि टेक्नीशियन ने अभी अभी एक गंभीर गलती की थी और आने वाले मिशन की बहुत ज्यादा अहमियत को ध्यान में रखते हुए कैप्टन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था कि वो मेडिकल टेस्ट में फेल होने का बहाना बनाकर उसे गश्ती मिशन से बाहर कर दे। अपने पुराने साथियों को अपने बिना जाते हुए देखकर वो टेक्नीशियन गहरे अन्याय और कड़वी निराशा की भावना से भर गया। जैसे ही वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुनसान कोने में गया, अचानक पूरे बंदरगाह में हवाई हमले का सायरन जोर जोर से बजने लगा। वो ये देखने के लिए नौसैनिक अड्डे पर तेजी से वापस भागा कि क्या हो रहा है, लेकिन वहां उसने देखा कि कमांड स्टाफ अफरा तफरी में एयर रेड शेल्टर की ओर भाग रहा था, जबकि बाकी सभी लोग, चाहे वो आम नागरिक हों या गैर जरूरी कर्मचारी, पूरी घबराहट में किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। ये न जानते हुए कि असल में क्या हो रहा है, ओल्ड मेई ने उस पल का फायदा उठाया जब किले के प्रवेश द्वार पर तैनात गार्डों का ध्यान बटा हुआ था और वो चुपके से एयर डिफेंस बंकर के अंदर घुस गया। तभी उसे एक अफसर से पता चला कि बेरिंग सागर के आसपास के इलाके से एक परमाणु मिसाइल दागी गई है और वो तेजी से मुख्य फ्रांस की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रपति को पहले ही जुपिटर कमांड सेंटर में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था और पूरे देश में लेवल 10 का अलर्ट जारी कर दिया गया था। एडमिरल ने तुरंत वुवेई को वाटर के अंदर जाने यानी सबमर्ज्ड मोड में जाने का आदेश दिया और राष्ट्रपति के अगले निर्देश का इंतजार करने लगे। अनुमानित परमाणु हमले में 25 मिनट बाकी रहते कमांड सेंटर ने आधिकारिक तौर पर फोर्ट्रेस प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। चूंकि मिसाइल रूस के हिस्से में मौजूद बेरिंग सागर से दागी गई थी, इसलिए अमेरिका ने मान लिया कि इसके लिए रूस ही जिम्मेदार है। हालांकि एडमिरल को इस पर शक था और उसने डिफेंसिव मिसाइलों का इस्तेमाल करके मिसाइल को बीच हवा में ही रोकने की कोशिश की। तभी सफायर नाम की एक पनडुब्बी से संदेश आया जो उस समय बेरिंग सागर में गश्त कर रही थी, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि परमाणु मिसाइल एक 4 लीफ क्लास परमाणु पनडुब्बी द्वारा दागी गई है। ये जानकारी मिलते ही एडमिरल ने तुरंत डेटा की पुष्टि करने के लिए एक ध्वनि विश्लेषक को बुलाया। तभी ओल्ड में, जो इत्तेफाक से वहीं पास में खड़ा था, बहुत काम आया। हाल ही में डेल्टा पनडुब्बी का सामना करने के कारण उसने सफायर से आए ऑडियो संदेश को तुरंत पहचान लिया कि ये डेल्टा का ही विशिष्ट ध्वनिक संकेत है। इस तथ्य कि डेल्टा फ्रांस पर परमाणु मिसाइल दाग रही है, इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि रूस ने ऑफिशियली उन पर युद्ध की घोषणा कर दी है। एडमिरल द्वारा कमांडर इन चीफ को यह अहम जानकारी देने के बाद परमाणु पनडुब्बी वुवेई पर मौजूद दोनों कमांडिंग अधिकारियों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश मिल गए। दोनों कप्तानों ने एक साथ अपने अपने लॉन्च कोड खोले। कोड को सावधानी से दोबारा जांचने के बाद उन्होंने तुरंत क्रू को कंडीशन 1 पर जाने यानी बैटल स्टेशन पर जाने का आदेश दिया और रूस के खिलाफ परमाणु जवाबी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच जब एडमिरल ने देखा कि परमाणु मिसाइल उनके इंटरसेप्शन रेंज में आ गई है, तो उन्होंने तुरंत पास मौजूद डिस्ट्रॉयर्स को R-30 को रोकने के लिए मिसाइलें दागने का आदेश दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, चूंकि इंटरसेप्शन सिस्टम अभी टेस्टिंग फेज में ही था, उसने R-30 की उड़ान की गति का गलत अंदाजा लगाया और वो एक पल की देरी से पहुंचा, जिससे इंटरसेप्शन का सही मौका हाथ से निकल गया। ये नजारा देखकर ओल्ड मेई को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत R-30 के फ्लाइट स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया और जैसा उसे शक था, पाया कि उसका वजन कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने तुरंत एडमिरल को बताया कि इस खास R-30 में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा हुआ है। नतीजतन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिससे ये हमारे इंटरसेप्शन सिस्टम से पूरी तरह से बच निकलने में कामयाब रही। पास ही खड़े कर्नल को यह डर था कि कहीं ओल्ड मेई ने स्थिति का फिर से गलत अंदाजा ना लगा लिया हो, इसलिए वो खुद सुनने के लिए दौड़कर वहां पहुंचा और सचमुच उसने पाया कि R-30 का वजन सामान्य से ठीक 20% कम था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ओल्ड मेई का पहले का आकलन सही था। 5:30 डेल्टा पनडुब्बी द्वारा दागी गई R-30 में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा हुआ था। तभी जाकर एडमिरल को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने मुख्य स्टाफ और ओल्ड मेई को 500 मीटर जमीन के नीचे बने एक खास बंकर में पहुंचाया, जहां उसने एक खास इमरजेंसी लाइन का इस्तेमाल करके सीधे कमांडर इन चीफ से संपर्क किया। ठीक उसी समय जब एडमिरल राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, तभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आया। पता चला कि एक रिटायर्ड रशियन एडमिरल ने सेवा मुक्त पनडुब्बी टिनुर 3 को खरीद लिया था। इसके बाद उसने उस पनडुब्बी का इस्तेमाल करके एक बिना वॉरहेड वाली न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की, ताकि एक न्यूक्लियर विश्व युद्ध शुरू किया जा सके। तभी फ्रांसीसियों को एहसास हुआ कि रूसियों ने उन्हें धोखा दिया है। ठीक उसी पल जुपिटर बेस के कमांडर ने फोन किया और पनडुब्बी ड्रेडनॉट पर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च करने के आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की।